नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। सर्दियों का मौसम है और उत्तर भारत में ठिठुरा देने वाली सर्दी पड़ रही है और ऐसे में टीवी पर बर्फबारी की तस्वीरें इस ठिठुरन के एहसास को और बढ़ा देती हैं। भारत के पर्वतीय इलाकों में इस बार नए साल के मौके पर अच्छी बर्फबारी हुई और कुछ इलाके अब भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बर्फबारी इन दिनों अमेरिका और कनाडा में हो रही है, जहां बर्फ के तूफान की वजह से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बर्फीले तूफान का नाम है ब्लेयर, जिसने अमेरिका की करीब 6.5 करोड़ की आबादी को प्रभावित किया है। अमेरिका के 6 राज्यों में इस वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी है। तूफान के असर से निपटने के लिए राहत और बचाव की टीमें लगातार काम पर लगी हुई हैं। बर्फ के इस तूफान ने मध्य अमेरिका से लेकर अमेरिका के पूर्वी तट तक को प्रभावित किया है। इस वजह से कई जगह तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। कई जगहों पर तो तापमान सामान्य से -10 से -20 डिग्री तक नीचे चला गया है। बर्फ के इस तूफान और उसकी वजहों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे नई, जो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की हैं। नीचे बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई है और सामने आप उसके देख सकते हैं कैपिटल हिल, यानी अमेरिका की कांग्रेस, जो वहां की संसद है। एक ओर जब बर्फ का ये तूफान अमेरिका से गुजर रहा था, तो दूसरी ओर अमेरिकी कांग्रेस के अंदर संयुक्त अधिवेशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उठा सियासी तूफान अपने मुकाम पर पहुंच रहा था। राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव पर मुहर लग रही थी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका की जनता ने जो वोट डाले थे, उनके जरिए सभी राज्यों से इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्यों यानी इलेक्टर्स को, निर्वाचकों को चुना गया। इलेक्टोरल कॉलेज के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 312 इलेक्टर्स चुने गए और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी की 226। तभी ट्रंप के राष्ट्रपति चुना जाना साफ हो गया था। लेकिन इन इलेक्टर्स ने अमेरिकी कांग्रेस में सोमवार को जब वोट डाला, तो ही डोनाल्ड ट्रंप के औपचारिक तौर पर नया राष्ट्रपति चुने जाने का ऐलान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि सीनेट की प्रेसिडेंट होने के नाते ये वोट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की निगरानी में पड़े और गिनती के बाद ट्रंप की जीत की घोषणा भी खुद कमला हैरिस ने की। The whole number of the electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, the majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris Kamala D. Harris of the state of California has received 226 votes. और अपनी जीत पर मुहर लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कांग्रेस ने आज हमारी महान जीत पर मुहर लगा दी। इतिहास का एक बड़ा मौका, एक बड़ा पल, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वैसे फ्लैशबैक में 4 साल पीछे जाएं तो ठीक इसी समय 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कांग्रेस की तस्वीर कुछ ऐसी थी, भागम भाग, मारधाड़ और तोड़फोड़। तब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे। लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का उनका सपना टूट गया था। जीत जो बाइडेन के हिस्से आई थी, लेकिन ट्रंप समर्थकों को यह हार पची नहीं और चुनाव की औपचारिकता के तौर पर इलेक्टर्स द्वारा वोट डाले जाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की मंशा से वो सैकड़ों की तादाद में कैपिटल हिल में घुस गए, तोड़फोड़ की, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। इसे लोकतंत्र पर हमला बताया गया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों की जवाबी फायरिंग में मारा गया। अमेरिका के न्याय विभाग ने 1583 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया, जिनमें से 1009 ने अपनी गलती मान ली और 327 पर कार्रवाई जारी है। खुद ट्रंप के खिलाफ 2020 के नतीजों को पलटने की कोशिश के आरोप में 2 आपराधिक केस चले। वॉशिंगटन डीसी में एक संघीय केस हाल में डिसमिस हुआ, जबकि जॉर्जिया में राज्य स्तर का केस अब भी बना हुआ है।
और अब सियासी तूफान से निकल कर आते हैं वापस अमेरिका में जारी बर्फीले तूफान पर। जो तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे ये मिसौरी के कंसास की हैं, जहां अब तक 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है और आगे भी कुछ दिन पड़ने का अनुमान है। तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं, चारों ओर बर्फ की मोटी चादर है और सड़कों पर बर्फ गिरने ने ट्रैफिक को थाम दिया है। इस कारण हाईवे पर जगह जगह सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। तापमान 0 से 12 से 25 डिग्री तक नीचे चला गया। सड़कों से बर्फ हटाने की कोशिशों के तहत कई जगह नमक का भी छिड़काव किया जा रहा है। नमक डालने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इस कारण बर्फ को पिघलाने में मदद मिलती है। साइंटिफिक अमेरिकन वेबसाइट के एक लेख के मुताबिक 2018 में ही अमेरिका में 2.25 करोड़ मीट्रिक टन नमक बर्फ से ढकी सड़कों और फुटपाथों पर डाली गई। हालांकि अमेरिका में कई जगह लंबे समय से सड़कों पर नमक डालकर बर्फ को पिघलाना पर्यावरण पर उल्टा असर डाल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहानी फिर कभी। फिलहाल बर्फ के तूफान की ही बात। सोमवार मंगलवार की सुबह अमेरिका के तमाम इलाकों में लोग जब सोकर उठे तो घर के बाहर सफेद बर्फ का मंजर दूर दूर तक दिख रहा था। अमेरिका में केंटकी के लुईविल में भी भारी बर्फबारी हुई है। लोगों को इस बर्फीले तूफान की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी, इसलिए कई लोग इसके लिए तैयार थे। अगर जरूरी ना हो तो लोगों से घर पर ही रहने को कहा गया। अधिकतर लोगों ने मौसम विभाग की इस चेतावनी पर अमल किया, जिसका असर दिखा कि जान माल का खास नुकसान नहीं हुआ। कंसास सिटी में बीते 32 साल में सबसे भारी बर्फबारी हुई। यहाँ 30 से 40 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी है। लेकिन ऐसी भयानक बर्फबारी में अगर कोई घर से बाहर निकले और सड़कों पर गाड़ी चलाए तो हादसे की आशंका बनी रहती है। सड़क पर गाड़ियों के फिसलने का डर हर वक्त रहता है। इस कारण कई हादसे होते हैं। रविवार सोमवार को वर्जीनिया, इंडियाना, कंसास और केंटकी में सैकड़ों कार हादसे हुए। कंसास, मिसौरी, केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, अरकानसस और न्यू जर्सी के कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। उधर मिसौरी के सेंट जोसेफ की भी एक तस्वीर सामने आई, जहां चारों ओर बर्फ की चादर पसरी हुई थी। पेड़ भी बर्फ से झुके नजर आ रहे थे। यहां भी लगातार सड़कों को खोलने का काम जारी है। इसके लिए बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया गया है। मैरीलैंड के बाल्टीमोर का भी हाल खराब है। बर्फबारी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी कई सेंटीमीटर बर्फ जमा हो चुकी है। मैरीलैंड, वर्जीनिया, इंडियाना और केंटकी में स्कूल बंद किए गए। इन इलाकों में बर्फीली आंधी चलने की चेतावनी भी दी गई। अमेरिका की वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क भी कड़ाके की ठंड का सामना कर रही है। न्यूयॉर्क के लॉविल इलाके में लगातार बर्फबारी से सन्नाटा पसरा रहा। सोमवार सुबह तक अमेरिका में 2,500 उड़ानों को बर्फबारी के कारण रद्द कर दिया गया था। अमेरिका के अलग अलग इलाकों में 10,000 से ज्यादा उड़ानों का समय प्रभावित हुआ है। अमेरिका के मध्य से लेकर पूर्वी तट तक 30 राज्यों में नेशनल वेदर सर्विस ने अलर्ट घोषित कर दिया है। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के उपग्रह की इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो इन तस्वीरों में जो बर्फीले बादल हैं उनका कारवां आप देख सकते हैं। गहरे लाल रंग से जो इलाके आप देख रहे हैं वहां बर्फ पड़ी हुई है। गुलाबी रंग से आप ऊंचे बर्फीले बादल हैं आप उनको देख सकते हैं और सफ़ेद पीले रंग में निचले नमी से भरे बादल दिख रहे हैं। पूरे अमेरिका के ऊपर इस वक्त ये हाल है बादलों का, बर्फबारी का। बर्फीले तूफान की चेतावनी पहले ही जारी कर देने के कारण जान माल का नुकसान काफ़ी हद तक बच गया। अमेरिका, कनाडा, यहाँ तक कि यूरोप में भी बर्फ का ऐसा तूफान आखिर क्यों आता है, इसकी एक वजह है पोलर वॉर्टेक्स। ये क्या है पोलर वॉर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिका और कनाडा के बड़े इलाकों को बर्फ की चादर से ढक देने वाले इस बर्फीले तूफान को समझने के लिए हमें पोलर वॉर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर को समझना होगा। दरअसल दिसंबर जनवरी में जब सूरज की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रही होती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में यानी ये ऊपर की ओर जो है सर्दियों के दिन होते हैं। सर्दियों के इन दिनों में उत्तरी ध्रुव और उसके आसपास लंबी रातों के कारण भारी ठंड होती है और इसी दौरान ये पोलर वॉर्टेक्स बनता है जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, एक भंवर सा इस ग्लोब में। नीले रंग का जो गोला है ये पोलर वॉर्टेक्स है। एक निम्न दबाव के इर्द गिर्द घड़ी की उल्टी दिशाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा बर्फीली हवाओं का ये तूफान होता है, जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि पोलर वॉर्टेक्स ज़मीन से बहुत ऊपर होता है, 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच, यानी जहां ट्रोपोस्फेयर यानी जो पहली परत है वायुमंडल की, क्षोभ मंडल जिसको कहते हैं, वो खत्म होता है, वहां से ऊपर पूरे स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल जो दूसरी परत है उसके खत्म होने तक ये पोलर वॉर्टेक्स यानी इतनी तेज़ हवाएं उस एरिया में चलती हैं। और पोलर वॉर्टेक्स जो है ध्रुवीय सर्द हवाओं को अपने अंदर समेटे हुआ होता है, इसके अंदर भारी ठंड होती है। इस पोलर वॉर्टेक्स के ठीक नीचे पोलर जेट स्ट्रीम होती हैं जो आप देख सकते हैं, और ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं। 9 से 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है यानी पोलर वॉर्टेक्स से नीचे, और 50 से 60 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर ये पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो घूमती हैं घड़ी की उल्टी दिशा में। काफ़ी तेज़ रफ्तार इनकी होती है, करीब 440 किलोमीटर प्रति घंटा। और पोलर वॉर्टेक्स और पोलर जेट स्ट्रीम के बीच का जो पूरा इलाका है, इसमें ठंडी हवाएं जो है एक तरह से काबू में रहती हैं। दक्षिण की ओर जो ध्रुवीय ठंडी हवा है वो नहीं जाती। तो जो जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम, वो एक तरह से आर्कटिक ध्रुव यानी वहाँ ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं और नीचे दक्षिण से आने वाली जो मध्य अक्षांशों से यानी मिड लैटिट्यूड से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनकी बाउंड्री का काम करती हैं। पोलर वॉर्टेक्स जब बहुत मजबूत होता है तो सर्द हवाओं को अपने अंदर समेटे रहता है, जैसा इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। नॉर्मली जब ये पोलर वॉर्टेक्स स्टेबल होता है तो उस सिचुएशन में ये ठंडी हवाएं जो हैं इस लो प्रेशर के अंदर ही बनी रहती हैं, बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उनकी साउथ साइड में एक पोलर जेट स्ट्रीम रहता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स रहती हैं जो उसको साउथवर्ड्स कोल्ड विंड को आने नहीं देती हैं। तो ये नॉर्मल सिचुएशन हो गई। अब जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, जो इस समय बर्फ का तूफान आया, वो क्यों आया? जब ये पोलर वॉर्टेक्स और पोलर जेट स्ट्रीम कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो नीचे दक्षिण की ओर आते हैं। तो आपने देखा जो ऊपर उत्तरी ध्रुव पर जो एक गोला था पोलर वॉर्टेक्स का, वो कमज़ोर पड़ा, 2 में बदल जाता है, कई बार उसकी शेप बदल जाती है, और पोलर जेट स्ट्रीम भी उसी हिसाब से डिफॉर्म हो जाती हैं, वेव की फॉर्म में आ जाती हैं, और पोलर वॉर्टेक्स टूटता है। तो इसके कारण जो ध्रुवीय ठंडी हवाएं हैं जिनको उन्होंने कंटेन करके रखा था, वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, जैसे इस समय अमेरिका और कनाडा के ऊपर आ गई, और अपने साथ बर्फ़ के बड़े तूफान भी वो लेकर आती हैं, जो हम इस समय अमेरिका में देख रहे हैं। मौसम विज्ञानी डॉक्टर आनंद शर्मा इसे और विस्तार से समझा रहे हैं। कई कारणों से, या कोई वेदर सिस्टम ऐसा है या कोई डिफरेंशियल वार्मिंग हुई है पोलर लैटिट्यूड्स में और मिड लैटिट्यूड्स में, तो उसके कारण जो है ये कई बार डिसरप्ट हो जाता है पोलर वॉर्टेक्स और वीक हो जाता है। जब ये वीक हो जाता है तो उसके साथ साथ जेट स्ट्रीम्स होती हैं, पोलर जेट स्ट्रीम, वो भी कमजोर पड़ जाती हैं, और कमजोर पड़ने के कारण उनका वेवी पैटर्न हो जाता है, यानी वो वेव्स की तरह मूव करती हैं। जब वेवी पैटर्न होता है तो जो कोल्ड एयर थी अभी तक जो ऊपर पोलर वॉर्टेक्स में इकट्ठी हो रखी थी, नीचे नहीं आ पा रही थी, अब वो नीचे आ पाती हैं, यानी कि वो ठंडी कोल्ड नॉर्थ पोल से हवाएं सीधे नीचे की ओर आती हैं मिड लैटिट्यूड को, और आपके पूरे कनाडा, अमेरिका और इवन यूरोप और कभी कभी नॉर्दर्न एशिया तक उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये जो बिल्कुल ठंडी हवाएं जब नीचे की ओर आती हैं, और आप ये देखेंगे कि जो वेवी पैटर्न बनता है, तो नीचे से गर्म हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, और ऊपर से, ऊपर मतलब हम जो बात कर रहे हैं हायर लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वहां से जब नीचे को आती हैं, दोनों जो हवाएं होती हैं, नीचे वाली जो है हवाएं जो लोअर मिड लैटिट्यूड से जा रही हैं ऊपर की तरफ, उनमें वो गर्म है कंपैरेटिवली, उनमें नमी ज़्यादा है, और ये जो ऊपर से हवा आ रही है आर्कटिक से, वो बिल्कुल ठंडी है, ड्राई है। जब दोनों हवाएं मिलती हैं आपस में तो एक तरह से इंटरेक्शन होता है वहाँ पर, और उससे जो है आपको सीवियर और एक्सट्रीम सीवियर वेदर मिलता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर वॉर्टेक्स के कमज़ोर होने की प्रवृत्ति बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, क्योंकि पृथ्वी हर जगह एक समान गर्म नहीं होती। ध्रुवों पर ग्लोबल वार्मिंग का असर ज़्यादा दिख रहा है, और इससे पोलर वॉर्टेक्स और पोलर जेट स्ट्रीम कमज़ोर पड़ रही हैं। और अमेरिका और कनाडा में सर्दियों के दौरान बर्फीले तूफान आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। हालांकि अभी इस तरह की और रिसर्च चाहिए, काफ़ी डेटा चाहिए, तभी पुख्ता तौर पर इसे क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा सकेगा। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार।